हाँ जी, नमस्कार। यूपी एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 की जो सीरीज चल रही है गणित की, उसी में 5वें लेक्चर के बाद आज 6वां लेक्चर हम देखेंगे। तो 6वें लेक्चर के अंतर्गत हम जो है वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1 का बी की सवाल नंबर 4 तक देख चुके थे। तो उसके आगे से आज की कक्षा में हम देखेंगे। तो चलिए सीधा हम लेके चलते हैं आपको सवाल पर। तो देखते हैं कि सवाल नंबर 5 में क्या है भाई। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में ये कह रहा है कि HCF 225,60 दिया है कि HCF 225,60 बराबर 225 और गुणे कितना दिया है भाई 5 माइनस 10x 5 माइनस 10x। तो यक्स का आपको क्या निकालना है भाई, मान निकालना। ठीक है, तो सवाल की भाषा के अनुसार ये कह रहा है कि HCF 225,60 कुल मिला के 225 और 60 की मासा के बारे में बात कर रहा है कि 225 और 60 का मासा बराबर है किसके भाई, 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व में कि हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, मासा, और वो मासा इसके बराबर है। तो उस तरीके से रख करके हम क्या निकाल लेंगे भाई, यक्स का मान। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम मासा किसका निकालेंगे भाई, 225 और 60। तो यहाँ पे हम इसका मासा निकालते हैं। तो क्या करेंगे भाई, 225 और 60 का हमें क्या निकालना है भाई, मासा। तो हम खंड विधि से निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये 3 और 3। ठीक है, अब उसके बाद इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। मासा में क्या किया जाता है, दोनों में कॉमन जो फैक्टर होता है उसकी मिनिमम घात ले ली जाती है। तो देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है भाई, एक तो हमारा ये 5 है, ध्यान से देखना, ये एक हमारा 5 कॉमन है, इसकी मिनिमम घात देखो ऊपर जो बनेगा समझ लेना जरा, ये यहाँ से एक बार फिर से ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ऊपर बनेगा 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर और नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर और गुणे 3 गुणे 5 की घात 1, इसकी भी घात 1। अब इसमें कह रहा है कि कॉमन जो संख्या होगी उसकी मिनिमम घात। तो कॉमन देखो यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, तो मिनिमम घात क्या है भाई, मिनिमम घात इसकी बन जाएगी, दोनों में 5 बन जाएगी, 5 की घात 1 और गुणे देखो 3 भी कॉमन है और 3 कॉमन में मिनिमम घात क्या बनेगी भाई, 3 की घात 1 बन जाएगी। तो कुल मिला के हमारा जो मासा बनने वाला है 15 बनने वाला है भाई। कितना मासा बनेगा, 15 है। तो हम मासा 225 और 60, 225 और 60 का मासा कितना निकल के आया भाई, 15 निकल के आया। तो हम 15 बराबर कर सकते हैं 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। अब हमें यक्स के मान निकालने हैं तो 10 को हम इधर कर लेते हैं और 15 को इधर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 15। ठीक है, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये 15 इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये 5 पचम 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 दूना 10 1, 1125 माइनस 15 और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 10x बराबर 15 घटाओगे तो 0 1 1 1, 1110 और यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा भाई, यक्स बराबर 1110 बट्टे 10 और ये कुल मिला के हमारा जो यक्स का मान आएगा वो कितना आएगा भाई, 111। ये हमारा बन जाएगा आंसर। सवाल नंबर 5 समझ में आई होगी। सिर्फ आपका बात ये था कि यहाँ पे आपको रखना था इन दोनों का मासा।
इन दोनों का मासा इसके बराबर है, तो हमने मासा निकाल के उसके बराबर रख दिया और हमारा आंसर आपके सामने है। तो चलिए अब आपको हम छठवीं सवाल देखिए भाई। छठवीं सवाल में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा HCF 120 और 125 बराबर 15, मतलब इनका मासा कितना है भाई 15 है, ध्यान देना। और उन्हीं दोनों का लासा आपको निकालना है। देखो भाई, अगर हमें दो संख्या और उनका मासा हमें ज्ञात है तो हम उनका लासा आसानी से निकाल सकते हैं, और जो कि आपको हम बता चुके हैं। तो चलो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और अच्छे से मैंने आपको बताया था कि फार्मूला संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लासा गुणे मासा। ठीक है, तो गुणनफल देखो, संख्याओं का गुणनफल में हम क्या रखेंगे भाई, दोनों संख्याएं आपको दिख रही हैं। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 120 है और दूसरी कितना है भाई 225 है, बराबर एलसीएम आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखो दोनों का आपको क्या करना है भाई, एलसीएम निकालना है। और HCF आपको दे रखा है, एलसीएम निकालना है। और HCF दे रखा है कितना 15। अब एलसीएम जब निकाल लोगे तो एलसीएम जब निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा भाई 120 225 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 15 हमारा इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से अब आंसर निकल के आया एलसीएम बराबर 15 अट्ठे 120, तो 8 का इसमें गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 2 18। हमारा लासा कितना निकल के आया भाई 1800 हमारा लासा निकल के आया। और इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखो इसको करना आसान था। हमारी दो संख्याएं दी थी इसमें, और उन दो संख्याओं का मासा दे रखा था 15, और उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा निकालना था। तो हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, और यहाँ पे दोनों संख्याएं हमें गुणा कर दिए, और लासा गुणे मासा हमारा 15 दे रखा था। लासा हमने निकाला तो ये गुणांक में था, भाग में चला गया, और यहाँ से हम भाग दे करके अपना एलसीएम दोनों संख्याओं का निकाल लिए। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके दिमाग में सवाल बैठी होगी। इसी आशा के साथ मैं अगली सवाल पे चलता हूँ। देखता हूँ भाई सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि दिए गए चित्र की सहायता से आप x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ये चित्र क्या है, अभी तक मैंने इस पर चर्चा नहीं की, तो सबसे पहले इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। इस चित्र को कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड वृक्ष। देखो इसमें एक की दो शाखा, फिर इसकी दो शाखा, इस तरीके से शाखा शाखा बना करके लिखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड वृक्ष। तो उसके बारे में हल्का सा थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको हम जान लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कितना भाई, यहाँ पे लिखा है 175, एक छोटी सी संख्या से हम वृक्ष बना के देखते हैं। इसको अगर हम देखो भाई 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट हम 3 से काटते हैं, तो ये किधर 3 हो जाएगा, और इधर काटने पे 3 पचे 15, 2 17, 3 से नहीं कटेगा। इसको हम काटते हैं 5 से। कितने से काटते हैं भाई, 5 से काटते हैं। तो ये हमारा बनेगा 5 तिहाई 15 और 5 पचम 25। फिर अब 5 तो कटेगा नहीं, 35 कटेगा, तो 35 भी 5 से कटेगा, और ये 7। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे हम खंड करते हैं उसी तरीके से ये वृक्ष के आकार का बनाते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से काटोगे, नहीं कटता है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी। तो ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से 35 आया। अब 5 अभाज्य है, नहीं कटेगा, तो अब 35 कटेगा। 35 5 से कटेगा, कितनी बार से कटेगा भाई, 7 बार से। इस तरीके से आगे लिखते चले जाते हैं। अगर हमें ये संख्या प्राप्त करनी है और ये आपको नहीं मालूम है, कह दे कि ये संख्या प्राप्त करो, तो इन दोनों का गुणनफल ये संख्या होती है, तो यहाँ 35 हो जाएगी। अगर ये संख्या
ज्ञात मूल संख्या आपसे पूछ ले कि बताओ भाई मूल संख्या क्या है, तो आप 35 में 5 का गुणा करके यहाँ पे बता सकते हो कि मूल संख्या क्या है। तो बस यही छोटा सा समझना था। अब इसी की सहायता से हम इस प्रकार के सवाल को करेंगे। तो चलिए देखिए भाई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चल, ये तो हमारा टॉपिक था क्या भाई, अभाज्य गुणनखंड वृक्ष। तो चलो इसका हल करते हैं। हल इसका हम कैसे करेंगे, हमें निकालना है भाई क्या, हमें यक्स और वाई के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो यक्स का मान निकालना है तो इसकी 2 शाखा है 3 और 7। तो हमने कहा था कि अगर दोनों शाखाओं का गुणा कर देते हो तो मूल संख्या आ जाती है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, यक्स बराबर हो जाएगा 3 × 7, कुल मिला के यक्स का मान 21 आ जाएगा। यक्स के स्थान पे कितना भरा जाएगा, 21 भरा जाएगा। और अगर यक्स का मान आ गया है तो वाई का मान कैसे निकालेंगे भाई, वाई का मान भी इन दोनों के, देखो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई बराबर इन दोनों का गुणा 4 × यक्स। तो यक्स का मान आ गया है तो वाई बराबर 4 × 21 और ये हमारा हो जाएगा 84। वाई का मान भी आ गया। बात समझ गए। एक छोटा सा बस टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सवाल अपने आप आ जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो यक्स का मान निकालने के लिए इसकी दोनों शाखाओं से गुणा, और उसके बाद जब वाई का मान निकाला तो वाई का मान निकालने के लिए भी इसकी दोनों शाखाओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो दोनों शाखाएं 4 और यक्स गुणा किया तो यक्स का मान मैंने निकाला भाई 21, तो 21 चौका 84, वाई बराबर 84 और यक्स बराबर कितना आ गया है, 21 आ गया है। तो चलिए अब सवाल नंबर 8 तो देखिए भाई, सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को किससे दर्शाया गया भी, 18m-117 से। इसका मतलब ये है कि जो 18m-117 है, चलो थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं कैसे है ये। 18 तथा 117 के एचसीएफ को किससे दर्शाया गया है भाई, दर्शाया गया है 18m-117 से। ठीक है, देखो इन दोनों के मासा को दर्शाया गया है 18m-117 से। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो मासा होगा वो इनके बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना। इसमें जो सवाल है, हाँ ठीक है, 18m-117। इसका मतलब ये है कि यम का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 18 और 117 का मासा निकाल लेंगे तो हमारा सवाल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 और 117 का क्या निकालना है भाई, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए इसको खंड करिए, 2 × 3 × 2, 2 दूनी 4 3, सॉरी ये हो जाएगा 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 की घात 2। ठीक है, 117 को क्या करेंगे, 13 9 117, तो 3 × 3 × 13 और ये हो जाएगा 3 का घात 2 × 13। और मासा जब निकालते हैं तो दोनों में जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम घात लेते हैं। तो दोनों का जो मासा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा भाई, कॉमन हमारा जो है 3 की घात 2 है, अर्थात 3 जो है कॉमन है उसकी मिनिमम घात, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 3 की घात 2 अर्थात 9 हमारा क्या होगा भाई, मासा होगा। 9 मासा निकल के आया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के मासा को, मतलब 9 को किसके रूप में दर्शाया गया, 18m-117। तो यहाँ लिखना प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार होगा क्या भाई, प्रश्नानुसार हो जाएगा 9 को किससे दर्शाया गया है भाई, 18m - 117 से। तो यहाँ पे आगे जो हमारा बनेगा वो क्या होगा भाई, पक्षांतर करिए, 117 को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18m बराबर 117 और प्लस 9। देखो 117 इधर आया तो प्लस हो गया और 9 यहाँ पहले से बैठा था, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 18m बराबर 9 7 16 126 हो जाएगा, ठीक है। और m बराबर हो जाएगा 126 बट्टे 18 और m बराबर हो जाएगा हमारा 18 सत्ते 100, सॉरी ये 18 7 नहीं होगा, यहाँ से देखो 18, हाँ ये हो जाएगा हमारा m बराबर 7 18 सत्ते 126 और ये हमारा बन जाएगा यम का मान हमारा आ गया 7। अब हमें एक चीज़ और इसमें पूछा है कि 18 और 117 का क्या ज्ञात करो भाई, लासा भी ज्ञात करो। देखो सवाल नंबर 8 में 18 और 117 का लासा, तो लासा तो यहीं से निकाल सकते हो। यहाँ से क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं इंक्लूड हैं दोनों संख्याओं के गुणनखंड में, 2 है 3 है और 13 है, 2 3 13, इन तीनों संख्याओं की मैक्सिमम घात ले लेना। तो 2 की मैक्सिमम घात 2 ही रहेगा, 3 की मैक्सिमम घात 2 रहेगा और यहाँ पे गुणे 13 की मैक्सिमम घात 1 ही है तो 13 ले लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 त्रिक 54 और 18 एक नम 18 5 23, तो कुल मिला के 234 हमारा क्या हो जाएगा भाई, लासा हो जाएगा। तो पहला जो आंसर हमारा है वो m बराबर 7 और दूसरा जो आंसर हमारा बना है वो दोनों का लासा 234 आया है। देखो कैलकुलेशन में अगर समस्या होती है एक बार आप लोग करिएगा, गुणा उड़ा में हो सकता है कि गलती हो जाए तो उसको आप लोग करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो 234 हमारा लासा आया है और यहाँ पे m बराबर क्या आ गया है भाई, 7 आ गया है। तो सवाल नंबर 8 आपके दिमाग में बैठी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर, आपको सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है, सुनिए ज़रा। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या कौन सी दे रखी है भाई, 6 की पावर n, जहाँ कह रहा है कि n क्या है भाई, एक प्राकृतिक संख्या है। कुल मिला के n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, इसका मतलब ये है। तो ये n जो है स्मॉल n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि क्या 6 की पावर n शून्य पे समाप्त हो सकता है क्या। जैसे अगर हम n बराबर 1 रखें, n बराबर क्या रखें भाई, देखो हल करके देखते हैं। अगर हम n बराबर 1 रखें तो 6 का जो घात होगा वो 6 ही होगा। n बराबर अगर हम 2 रखें तो ये बन जाएगा हमारा 36, 6 का स्क्वायर। n बराबर 3 रखें तो ये हमारा हो जाएगा 36 छक्वा 216। इसी तरीके से आगे n का मान बढ़ता जाए और यहाँ पे आपको ये पता करना है कि देखो n हमने प्राकृतिक संख्या रखना स्टार्ट किया, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, यही तो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो n बराबर आप प्राकृतिक संख्या रखो और 6 की पावर n, मतलब आप 3 रख रहे हो तो 216 आ रहा है। इसी तरीके से आगे रखो, क्या ऐसा संभव है, क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जिसको रखने पर 6 की पावर n यहाँ जैसे 6 पर समाप्त हो रहा है, तो आगे चल के क्या ये ऐसा भी संभव है क्या कि ये 0 पर समाप्त होगा। तो ये जांच करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि 0 कब आता है, जब हम किसी दो संख्या का गुणा आपस में करते हैं तो शून्य कब आता है। जैसे अगर हम 2 और 5, ध्यान से समझना, 2 और 5 का जब तक हम गुणा नहीं करेंगे तब तक कोई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त है, मान लो वो 650 ही है, शून्य पर समाप्त है भाई, आप देख रहे हो कि ये संख्या किस पर समाप्त है भाई,
शून्य पर समाप्त है। इसका मतलब जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। अगर अकेले 2 है 5 नहीं है, 2 है 7 है 3 है अन्य संख्या है, तो शून्य आ ही नहीं सकता। जब तक 5 और 2 आपस में गुणा नहीं होगा तब तक लास्ट में शून्य नहीं आ सकता, या फिर कोई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो चलिए इस पर हम देखते हैं कि क्या इसमें 2 और 5 शामिल हैं क्या। तो चलो इसको हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं भाई। ये तो हम अच्छा इसको मिटा ही देते हैं। मिटाने के मतलब ये है कि ये मैं समझने के लिए किया था कि कैसे आपको सवाल जो कह रहा है यहाँ बात समझ में आई। जब तक 2 और 5 का गुणा आपस में नहीं होगा तब तक संख्या जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका हल हम करते हैं, क्या देखते हैं भाई कि क्या ये 2 और 5 इसमें हैं क्या। अगर इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n। अब इसमें अगर हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं भाई कि 2 गुणे 3 की पावर n। अब इसमें देखो, इसमें हमने ये देखा कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 5 नहीं रहेगा चाहे वो एक ही बार क्यों ना आ जाए, 5 एक बार आ जाए 2 कई बार रहे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें 2 एक बार आ गया है लेकिन 5 नहीं आया है। और जब तक 2 और 5 एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे कि भाई n के किसी भी मान के लिए यहाँ लिखना अतः 6 की पावर n के खंड में 2 तथा 5 दोनों शामिल ना होने के कारण सिक्स की पावर n संख्या या फिर आप लिखना इसको संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा आप लिख दीजिएगा, या फिर आप ये लिख दीजिएगा कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको रखने पर संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो जाए। कैसे भी आप लिख सकते हो, ये तो समझाने की बात है। और कारण क्या है भाई कि 6 की पावर n के खंड में 2 तथा 5 दोनों शामिल नहीं हैं, यही मेन कारण है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके दिमाग में बैठी होगी। तो चलो भाई हम अब अगली सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल में हमारा 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं भाई। क्या है 7 गुणे 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13 तथा कहाँ से 7 से 7 गुणे 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 दोनों क्या हैं भाई, भाज्य हैं और क्यों हैं, भाज्य हैं और क्यों है ये आपको लिखना है, भाज्य हैं और क्यों है ये आपको लिखना है। तो चलिए भाई इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे, देखो भाज्य संख्या वो होती है स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी कट जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि कैसे अगर ये अन्य संख्या से कटेगी तो हम देखेंगे, कह देंगे कि भाई ये भाज्य संख्या है, नहीं कटेगी तो अभाज्य संख्या बन जाएगी। फिर देखो ये हो जाएगा 7 × 11 × 13 प्लस 13, ये एक संख्या है। पहले इसको चेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, 13 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 7 × 11 प्लस 1। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको 13 से विभाजित करें, किससे विभाजित करें भाई, 13 से, तो ये 13 से 13 कट जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका मतलब फिर ये जब कट गई संख्या से तो भाज्य है भाई। इसको लिखेंगे, चलो आगे फिर, या फिर इसको लिख ही देते हैं कि यहाँ पे 13 से विभाजित होने के कारण यह संख्या क्या है भाई, यह संख्या भाज्य है। सॉरी, ये हो जाएगा भाज्य है। 13 से विभाजित होने के कारण यह संख्या क्या है, भाज्य है। अब दूसरा देखेंगे, इसको भी यही तरीका सेम, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये एक पूरी संख्या है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखो 5 एक पद में, 5 यहाँ भी, 5 बाहर ले लो। अब इसको लिख सकते हो 7 6 5 बाहर आ गया, 4 3 2 1 प्लस 1, इस तरीके से। अब अगर हम चाहें तो इसको कितने से काट सकते हैं भाई, 5 से, और 5 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखो अगर हम इसको 5 से काटें तो ये कट जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि इसको लिखेंगे क्या भाई, इसको लिखना है कि 5 से विभाजित होने के कारण यह संख्या क्या है भाई, यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ गए, कारण लिखना था, हमने कारण आपको लिख के बता दिया और आपके समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये संख्या 13 से कटेगी भाई, क्योंकि 13 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये इतना बचेगा, और ये अब दिखने लगा कि ये 13 से कटेगी और ये। सवाल नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बात को समझना, जरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सवाल नंबर 11 है, कॉन्सेप्ट इसका है कि एक भाई गोलाकार क्या है, मैदान है, यहाँ से एक स्थान नियत स्थान है, सोनिया भी चलती है और रवि भी चलता है। कौन भाई, सोनिया भी चलती है और रवि भी चलता है, और सोनिया को लगते हैं कुल मिला के एक चक्कर पूरा करने में, इस तरीके से एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं भाई कितने, 12 मिनट। ठीक है, रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। समझिएगा, दोनों एक ही स्थान से, इस स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ये भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। और जब देखो ये कम समय ले रहा है, इसका मतलब ये तेज दौड़ रहा है, सोनिया ज़्यादा समय ले रही है, इसका मतलब धीरे दौड़ रही है। तो जब रवि एक चक्कर पूरा कर लेगा तो इसका मतलब है कि सोनिया 6 मिनट पीछे, का मतलब यहाँ रह जाएगी, और दूसरा चक्कर पूरा करेगा तो सोनिया यहाँ रह जाएगी, तीसरा चक्कर पूरा करेगा तो सोनिया यहीं कहीं रह जाएगी, चौथे में यहीं कहीं रह जाएगी, पाँचवें में इधर ही रह जाएगी, छठवें में इधर ही रह जाएगी। और अगर हम माने, देखो भाई मान के मैं दूरी बता रहा हूँ क्योंकि फिक्स दूरी तो है नहीं, माने तो 7वें चक्कर में सोनिया मतलब एक चक्कर पूरा पीछे हो जाएगी, मतलब ये एक राउंड ज़्यादा लगा के बैठ जाएगा और सोनिया एक राउंड पीछे हो जाएगी। भले ही एक राउंड पीछे हो जाए, लेकिन सोनिया और रवि एक साथ फिर मिले क्या,
भाई एक साथ मिल रहे हैं, यही तो पूछ रहा है कि आगे ऐसा कौन सा समय होगा जब दोनों एक साथ फिर से दौड़ेंगे। तो ये आपको कैसे भाई, देखो दोनों एक साथ तब दौड़ेंगे, मतलब भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जो 18 और 12 से विभाजित होगा, मतलब 18 और 12 का आगे चल के एक ऐसा समय आएगा जो 18 12 दोनों से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी संख्या बैठेगी जो 18 से भी कटेगी, क्योंकि 18 वाला फिर पुनः आ गया और 12 वाला तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है भाई कि जब कोई संख्या दी गई संख्याओं से कट जाए तो वो लासा हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, लासा हो जाती है। तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का लासा निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप सवाल का भूमिका तैयार करने के लिए यहाँ से देखो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। एक चक्कर में रवि समय लेता है कितना भाई, रवि समय लेता है बराबर 12 मिनट, और एक चक्कर में सोनिया, कौन भाई, सोनिया समय लेती है बराबर 18 मिनट। इस तरीके से देखो सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट, रवि एक चक्कर में 12 मिनट। तो यहाँ पे इसलिए दोनों भविष्य में एक साथ होंगे, बता दिया भाई, साथ होंगे। कब होंगे, एक साथ कब होंगे, दोनों का एलसीएम 12 और 18 के एलसीएम समय पर। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। निकालो भाई, इसका खंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका खंड करोगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब खंड में जितनी भी संख्याएं यूज हैं उनका मैक्सिमम घात। तो संख्याएं यूज कितनी हैं भाई, संख्याएं हमारी यूज हैं 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, 2 संख्याएं यूज हैं अभाज्य संख्याएं। इसकी मैक्सिमम घात ले लेना। तो 2 की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है भाई, 2 की मैक्सिमम घात 2 है, और 3 की मैक्सिमम घात 2 है। तो कुल मिला के 3 तिरिक का 9, 9 चौक 36। 36 मिनट बाद ये दोनों लोग फिर से एक बार साथ दौड़ेंगे। बात को समझ लीजिएगा, आपका आंसर बनेगा 36। तो 36 मिनट बाद दोनों लोग फिर से एक साथ दौड़ेंगे। तो आपके सवाल में जो कॉन्सेप्ट था बस वो वही था कि भाई धीरे धीरे सोनिया पिछड़ती जाएगी और एक समय आएगा कि एक चक्कर पूरा पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो समय कौन सा होगा भाई, 36वां मिनट होगा। शुरुआत का देखो 12 मिनट बाद एक चक्कर, ये थोड़ा सा पीछे, फिर 24 में 2 चक्कर, ये आधा पीछे हो जाएगी, और तिबारा जब मारेंगे तो पूरा का पूरा देखो एक बार में 6 मिनट पिछड़ रही है, तो 3 बार में कुल मिला के 18 मिनट पीछे हो जाएगी, मतलब अपना एक चक्कर पूरा पीछे हो जाएगी। और जब ये अपना एक चक्कर पूरा पीछे हो जाएगी तो फिर से रवि के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे बात को समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपके समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करें, सवाल को आराम से आएगा। तो चलिए आप चलते हैं सवाल नंबर अगली भाई कौन सी। हाँ भाई, आगे की इस प्रश्नावली की जो भी शेष सवालें हैं आपके सामने हैं, और सिंपल सवाल हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमने तीनों सवाल एक साथ आपके सामने रख दिया है, 12, 13 और 14। ये तीनों सवाल आपके सामने हैं और आसान सी हैं। देखो 12 नंबर सवाल में क्या है कि एक अभाज्य गुणनखंड वृक्ष दे रखा है, उसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। 13 नंबर सवाल में बताना है कि ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, ये दोनों संख्याएं क्या हैं भाई, भाज्य हैं और क्यों है। ठीक है, और 14 नंबर सवाल में ये दे रखा है कि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड वृक्ष दे रखा है, उसमें x, y और z का मान आपको निकालना है।
तो बात को समझिएगा ज़रा। इसमें अब चलो सबसे पहले हम सवाल नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। 12 के सॉल्यूशन में आसान सी सवाल है, ज़रा इसको देखेंगे कैसे होगा। इसको हम पहले हमें यक्स और वाई का मान निकालना है, तो क्या हम वाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं 13 गुणे 5। तो यहाँ पे आप लिखना y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 5 गुणे 13 है, कुल मिला के कितना हो जाएगा भाई 65 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 195 गुणे 3। तो ये हमारा बन जाएगा हमारा 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 1 = 28 और 3 × 9 = 3 × 2 = 5। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया भाई, यक्स और वाई का मान हो गया, और यही हमारा आंसर बन जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलो सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 जो है सवाल नंबर 10 की तरह है, सेम का सेम। वही कारण होगा क्योंकि यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, 11 से कॉमन लेंगे, पहली संख्या 11 से कटेगी, और दूसरी संख्या 3 कॉमन लेंगे तो 3 से कटेगी। इसका मतलब दोनों, ये 11 से ये 3 से, इसका मतलब दोनों कैसी संख्याएं हैं भाई, भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या ही होती है जो कटती है। अगर ये अभाज्य होती तो ये अन्य किसी संख्या से ना कटती। तो इसको आप सेम 10 के तरीके लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आपको यक्स के मान निकालने हैं, तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके यक्स निकालोगे क्या, तो ये हो जाएगा 3381 गुणे 2 = यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 3 = 6। इस तरीके से यक्स का मान आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे y है, y का मान हम निकाल सकते हैं क्या, y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो y बराबर जो हो जाएगा हमारा 7 गुणे 161, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 9 = 7, 7 × 6 = 42, 7 × 9 = 7, 4 = 11। तो y का मान हमारा 1127 आ गया। अब हम z बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, z बराबर, अच्छा z बराबर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 161 बराबर क्या करेंगे भाई, 161 बराबर z गुणे 7 ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो इस 161 को z और 7 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम z का मान निकालेंगे तो ये 7 इधर जाएगा, तो 161/7 हो जाएगा, और 7 × 9 = 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, और यहाँ पे कुल मिला के ऐसा है, ये छिप रहा है भाई, हल्का सा हम इधर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, z बराबर अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 161/7, 7 × 9 = 7, और ये कुल मिला के 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21। तो z का जो मान निकल के आया कितना भाई, 23 निकल के आया। तो बात आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से, अच्छा यहाँ पे नीचे हो गया है ज़्यादा, 7 तक बढ़िया दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है, और ये चीज़ हमारा जो है छिप रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z बराबर कितना आ गया भाई, 23 आ गया है। इस तरीके से आप करिएगा तो यहाँ पे आपके बात समझ में आई होगी। यक्स को निकालने के लिए देखो, यक्स इन दोनों का गुणनफल है, या फिर यक्स का अभाज्य खंड किया गया तो ये दोनों आए, तो इस तरीके से इन दोनों का गुणा यक्स के बराबर। y के लिए देखो 7 और 161 का गुणा y के बराबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 और z का गुणा यक्स के बराबर, वही हमने किया, 7 और z का गुणा 161 के बराबर। तो 161 बराबर 7 गुणे z कर दिया, और z का मान निकाला तो 7 इसके नीचे चला गया, 7 से काटा 23 आ गया, और z बराबर हमारा क्या आ गया, 23 आ गया। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 1 का B समाप्त होती है। इसमें जितने भी सवाल थे हमने बारी बारी से एक एक सवाल पे चर्चा की है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो आप देख लेंगे, इसका पहला वीडियो आप देख लेंगे, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तो बीच में ये सारी जो कॉन्सेप्ट है मैं शुरू में बता चुका हूँ, तो उसको आप समझेंगे, उसके बाद सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 1 का C, और उसमें जो भी सवाल हैं उसके परिचय
पहले आपको बताएंगे और परिचय के बाद फिर सवाल पे ले चलेंगे। आसान सी सवालें हैं इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लगे रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और हमारा जो बारी बारी से पर डे का जो वीडियो आ रहा है उसको आप देखते रहिए। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल यूपी एजुकेशन सेंटर। तो आज के लिए धन्यवाद, आभार।